बड़ी खबरों के साथ हाजिर है हम सुपरफास्ट 100 में। मैं हूं आंचल आनंद। नमस्कार, मैं हूं शीतल राजपूत। यूपी पुलिस अब ग्रेटर नोएडा के अभी दादरी में बीजेपी नेता विजय पंडित मर्डर केस को सुलझा भी नहीं पाई थी कि एक और नेता की हत्या कर दी गई। मुजफ्फरनगर में 2 बदमाशों ने पार्टी के नगर उपाध्यक्ष ओमवीर की गोली मारकर हत्या कर दी। मेरा पूर्व नगर उपाध्यक्ष श्री ओमवीर सिंह फौजी जी, आज इनका आकस्मिक मर्डर हुआ है जी, जिसकी हम बहुत शब्दों में निंदा करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से कोशिश करते हैं कि अपील करते हैं कि जल्दी से जल्दी मुजरिम को पकड़ा जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सेना से रिटायर हुए ओमवीर बाइक से जा रहे थे। इसी दौरान 2 बदमाशों ने उन्हें रोका और उन पर फायरिंग शुरू कर दी। ओमवीर ने भी उन पर गोली चलाई। एक बदमाश के पैर में गोली तक लग गई, लेकिन बदमाशों ने उनका हथियार छीनकर उन्हें फिर से गोली मारी, जिससे उनकी मौत हो गई। पुलिस हथियारों की तलाश कर रही है। चूंकि एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, इसलिए अस्पतालों और क्लिनिकों को अलर्ट कर दिया गया है ताकि इलाज के लिए आने पर बदमाश को दबोचा जा सके। सड़कों पर भी नाकेबंदी कर वाहनों की चेकिंग हो रही है। 7 जून को हुई बीजेपी नेता विजय पंडित की हत्या का मामला अभी सुलझा भी नहीं था कि एक और बीजेपी नेता की हत्या से कई सवाल खड़े हो गए हैं। यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर चौतरफा घिरी अखिलेश सरकार को जवाब देना भारी पड़ रहा है। बीजेपी नेता विजय पंडित की हत्या के विरोध में आज तीसरे दिन भी ग्रेटर नोएडा को दादरी में बाजार बंद है। कारोबारियों का कहना है कि जब तक हत्यारों को गिरफ्तार नहीं किया जाता, उनका विरोध जारी रहेगा। यूपी में कानून व्यवस्था के हालात पर बीएसपी ने राज्यसभा में जमकर हंगामा किया। यूपी सरकार बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग बीएसपी कर रही थी और सांसद वेल में जा पहुंचे और राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार तक किया। थैंक यू। प्लीज अलाउ द चेयर टू प्रोसीड। प्लीज अब राज्यसभा से वॉकआउट करने के बाद मायावती ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी मिले हुए हैं, इसलिए उत्तर प्रदेश में कार्रवाई नहीं हो रही। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ओर से कोई भी जवाब नहीं आया, भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोई भी जवाब नहीं आया। तो इसका मतलब यह है कि पहले कांग्रेस वाले मिले हुए थे सपा से, अब बीजेपी वाले मिले हुए हैं। मायावती ने यह भी कहा कि अगर 4-5 दिनों में बदायूं केस को सीबीआई के हवाले नहीं किया जाता है तो वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा देंगी। उन्होंने ये भी कहा कि पिछड़े वर्ग की लड़कियों के साथ दरिंदगी हुई है और पीएम चुप्पी साधे। उत्तर प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लखनऊ में बैठक की और अफसरों को हड़काया। सभी जिलों के डीएम्स और एसपीज के अलावा कई आला अफसर इस बैठक में थे। सीएम ने कहा कि कानून व्यवस्था अगर नहीं सुधरी तो कड़ी कार्रवाई होगी। जहां तक प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश देने की बात थी, प्रायोरिटी पे लॉ के अलावा कई आला अफसर इस बैठक में थे। सीएम ने कहा कि कानून व्यवस्था अगर नहीं सुधरी तो कड़ी कार्रवाई होगी। जहां तक प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश देने की बात थी, प्रायोरिटी पे लॉ एंड ऑर्डर और विकास के काम प्रायोरिटी पे रहें। यूपी के मुख्य सचिव आलोक रंजन ने बताया कि मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था को लेकर सख्ती बरतने को कहा है। अपराध की सूचना मिलने पर सीनियर अफसरों को भी मौके पर जाने की हिदायत दी गई। मुख्य तौर पर कानून व्यवस्था पर ही बात हुई है और कहा गया है कि कानून व्यवस्था को मुख्यमंत्री जी ने एक चैलेंज दिया है उनको कि बिल्कुल सुदृढ़ कराना है हर हालत में। सबसे पहले सूचना मिलनी चाहिए, अधिकारियों को मौके पर पहुंचना चाहिए, मौके पर पहुंच कर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। यूपी में बिगड़ती कानून व्यवस्था से लोगों का हाल बेहाल है, लेकिन सूबे की वारदातों से बेखबर सरकार के मंत्री मौज मस्ती में मशगूल है। कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव मेरठ में एक फैशन शो में नजर आए। बदायूं कांड में पीड़ित परिवार मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए धरने पर बैठ गया है। पीड़ित परिवार ने चेतावनी दी है कि सीबीआई जांच की मांग न माने जाने पर आज से आमरण अनशन की चेतावनी दी गई है। धरने पर बैठे बदायूं गैंगरेप पीड़ित के परिवार को लेकर यूपी के प्रधान सचिव गृह दीपक सिंघल ने कहा कि सरकार पहले ही सीबीआई जांच की सिफारिश कर चुकी है। जो बैठा है धरने पे उसका किसी का पिताजी, वो कहता है सीबीआई से जांच कराए, तो प्रदेश सरकार ने तो केंद्र सरकार को जांच के लिए भेज दिया। तो हमें कोई आपत्ति नहीं है प्रदेश को सीबीआई जांच। यूपी के संभल में खाकी वर्दी को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। आरोप यह है कि 2 पुलिस वालों ने एक नाबालिग को डरा धमकाकर 5 महीने तक उसके साथ बलात्कार किया।
नाबालिग के घर वालों का आरोप यह है कि दोनों आरोपी पुलिस वालों ने उनकी बेटी को अगवा तक कर लिया। नाबालिग के घर वालों की शिकायत के बाद दोनों आरोपी पुलिस वाले फरार हैं। आरोपी पुलिस कर्मियों की तलाश की जा रही है। इस घटना से गांव के लोगों में जबरदस्त आक्रोश है। यूपी के बहराइच में एक नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया है। पीड़ित का आरोप यह है कि गांव के ही 4 लड़के उसके घर से उसको उठाकर ले गए और 2 दिनों तक बंधक बनाकर रखा और उसके साथ वारदात को अंजाम दिया। यूपी के श्रावस्ती में घर में कैद एक नाबालिग को पुलिस ने आजाद कराया। नाबालिग के मुताबिक करीब 20 दिन से उसे कुछ लोगों ने कैद कर रखा था और उसके साथ बलात्कार और मारपीट की घटना को अंजाम दिया जा रहा था। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने दिल्ली के बिजली संकट को 10 दिन में दूर कर लिए जाने का दावा किया है। उपराज्यपाल नजीब जंग और ऊर्जा विभाग के उच्च अधिकारियों के साथ हुई बैठक के बाद उन्होंने ये बात कही। पीयूष गोयल के अनुसार अधिकारियों को जरूरी कदम उठाने के निर्देश दे दिए गए। बैठक के बाद ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने दावा किया कि आज बवाना प्लांट ठीक कर लिया जाएगा, जिससे बिजली संकट से थोड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि पेट्रोलियम मंत्रालय से गैस मांगी गई है, जो रात तक बवाना प्लांट पहुंच जाएगी, जिससे बिजली सप्लाई सुचारू करने में मदद होगी। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि दिल्ली में बिजली की किल्लत नहीं है। बीते दिनों आए आंधी तूफान के चलते बिजली की आपूर्ति में दिक्कतें आ रही हैं। उन्होंने बताया कि एनटीपीसी ज्यादा बिजली देने को तैयार है और आज रात से ही दिल्ली को 300 से 400 मेगावाट अतिरिक्त बिजली मिलने वाली है। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग की मौजूदगी में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने दिल्ली बिजली संकट के लिए पूर्ववर्ती शीला दीक्षित सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि पिछले 15 साल में मौजूदा सरकार ने दिल्ली में बढ़ती बिजली मांग कतई नजरअंदाज की और उत्पादन बढ़ाने की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। इससे पहले मनीष सिसोदिया की अगुवाई में आम आदमी पार्टी के 24 विधायक केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन से मिलने के लिए पहुंच गए। आम आदमी पार्टी के विधायकों के हर्षवर्धन के घर पहुंचने से पहले ही हर्षवर्धन निर्माण भवन के अपने ऑफिस के लिए निकल चुके थे। केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि बिजली को लेकर मुझसे मिलने का क्या मतलब है। कांग्रेस से पूछे कि उन्होंने बिजली लाइनें दुरुस्त करने पर ध्यान क्यों नहीं दिया। वो जाकर दोनों लोग मिलकर कांग्रेस के नेताओं से पूछें कि 15 साल दिल्ली में राज किया, ट्रांसमिशन लाइनों के ऊपर पैसा क्यों नहीं खर्च किया, ट्रांसफार्मर्स अच्छे लगाने पर पैसा क्यों नहीं खर्च किया। अब इसका सवाल जवाब जो है करने के लिए मुझसे आने का क्या मतलब। मनीष सिसोदिया ने कहा कि हम हर्षवर्धन को याद दिलाने के लिए आए थे कि केंद्र में उन्हीं की सरकार है। दिल्ली में बिजली को लेकर मचे हाहाकार पर वो क्या कदम उठा रहे हैं, ये पूछने के लिए आए थे। याद दिलाने आए थे उनको कि बिजली को लेकर पिछले 15 दिन से, खासतौर से जब से उनकी सरकार बनी है, दिल्ली में हाहाकार मचा हुआ है। बिजली कटौती से परेशान दिल्ली के जनकपुरी में लोगों ने सड़क पर उतरकर मोर्चा खोल डाला। स्थानीय बीजेपी विधायक जगदीश मुखी और बिजली वितरण कंपनी BSES के खिलाफ लोगों ने जमकर नारेबाजी की। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में बिजली कटौती से परेशान रात में सड़क पर लोग उतर आए और बिजली कंपनियों के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। लोगों का आरोप यह है कि घंटों बिजली काटे जाने का सिलसिला लगातार जारी है और उनकी कोई सुनने वाला नहीं। बीजेपी महासचिव और सांसद राजीव प्रताप रूडी ने माना है कि केंद्र की सरकार के लिए बिजली संकट एक चुनौती है। लोकसभा में रूडी ने कहा कि देश को चीन की बिजली व्यवस्था से सीख लेने की जरूरत है। दिल्ली में भीषण गर्मी का कहर लगातार जारी है। आज दिल्ली में पारा 46 डिग्री के पार तक रिकॉर्ड किया गया। जून तक राहत भी नहीं मिलने वाली है क्योंकि दिल्ली में मानसून देर से दस्तक देगा। भीषण गर्मी में पानी की किल्लत से जूझ रही दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में हजारों लीटर पानी की बर्बादी हो रही है, जिसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। यहां दिल्ली जल बोर्ड की पाइपलाइन फटने से लाखों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। दिल्ली के कई इलाकों में पानी की भारी किल्लत है, लेकिन बुराड़ी में दिल्ली जल बोर्ड की पाइपलाइन में लीकेज के चलते भारी मात्रा में पानी रोजाना बर्बाद हो रहा है। इस पाइपलाइन के 2 किलोमीटर के दायरे में 20 लीकेजेस हैं। पाकिस्तान के कराची में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच चल रही मुठभेड़ खत्म हो गई है। 9 आतंकियों ने एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के कैंप पर हमला बोला था, जिनमें से 5 आतंकी मारे गए, 4 फरार हो गए। आतंकवादियों ने एयरपोर्ट के करीब बने एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के कैंप को निशाना बनाकर हमला बोल दिया। आतंकी हमले से आसपास अफरा तफरी मच गई। सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला और दोनों तरफ से काफी देर तक फायरिंग चली।
हमला करने वाले आतंकी 5-5 के 2 गुटों में बटे हुए थे और पूरी तैयारी के साथ हथियारों से लैस होकर पहुंचे थे। सुरक्षा बलों ने चारों ओर से इलाके की घेराबंदी की। ऊपर से हेलीकॉप्टर ने निगरानी रखी। सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 5 आतंकी ढेर हो गए। कराची में आतंकी हमले को देखते हुए चारों तरफ अलर्ट जारी कर दिया गया है। कराची एयरपोर्ट की सभी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। कराची एयरपोर्ट की तरफ जाने वाली सभी सड़कों पर आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी गई। तालिबान के पाकिस्तानी गुट तहरीक तालिबान ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। इससे पहले रविवार को भी तालिबानी आतंकवादियों ने कराची एयरपोर्ट पर हमला बोला था। इससे पहले रविवार की रात कराची में जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बड़ा आतंकी हमला हुआ था। सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 10 आतंकी मारे गए थे, जबकि आतंकियों से लोहा लेते हुए दर्जन भर सुरक्षा कर्मियों समेत 20 लोग मारे गए थे। कराची एयरपोर्ट हमले की संयुक्त राष्ट्र महासचिव बैन की मून ने निंदा की है। बैन की मून ने कहा है कि पाकिस्तान कट्टरवाद पर रोक लगाए। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान आज बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी के बयान पर लोकसभा में आरजेडी सांसदों ने हंगामा खड़ा कर दिया। रूडी ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी को नाम लिए बगैर ही साहेब और मेम साहब कहा था। अब मेम साहब दोनों नहीं आए, आप कहे परेशान है। मेम साहब और साहब दोनों नहीं आए, आप क्यों तंग कर रहे हैं? रूडी की इस टिप्पणी पर संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने उन्हें झिड़की लगाई और आगे से ऐसी निजी टिप्पणी करने से मना किया। हालांकि वेंकैया नायडू की नसीहत का रूडी पर कोई असर भी नहीं हुआ और उन्होंने फिर से लालू प्रसाद यादव का नाम लिए बगैर कहा कि कुछ लोग जेल चले जाते हैं और पत्नी को सीएम बना देते हैं। हालांकि विरोध के बाद उन्होंने बयान वापस भी ले लिया। जेल कुर्सी छोड़ के जाते रहते हैं, सदन से बाहर हो जाते हैं, अपनी पत्नी को लड़वा देते हैं, वहां से चुनाव हो जाता है, कभी मुख्यमंत्री का छोड़ करके जेल चले जाते हैं। जेल के पीछे होना चाहिए, कटघरे में होना चाहिए। वो सीना चौड़ा करके इस देश में प्रचार करते हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान रूडी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबको साथ लेकर चलेंगे। हमारे प्रधानमंत्री बड़े दिल के हैं, बड़ा दिल है उनका और हम सबको साथ लेके चलेंगे। आप सबको साथ लेके चलेंगे। आप शोर मत मचाएं, हम जरूर आपको इस देश के निर्माण में साथ लेके चलेंगे। रूडी ने कहा कि सरकार चलाने में सोनिया गांधी का भी विचार लिया जाएगा, उनका सुझाव दिया जाएगा, लेकिन वैसे विचार कबूल नहीं किए जाएंगे जिसके चलते 65 साल में देश की दुर्दशा हुई। सोनिया जी आप भी कुछ कहेंगे, हम जरूर सुनेंगे। मुलायम सिंह जी आप भी कुछ कहेंगे, जरूर सुनेंगे। लेकिन एक बात जरूर याद रखिएगा कि जिस तरह से आपने देश को 65 वर्ष चलाया है, उस तरह का एक सुझाव भी आप लेके आएंगे तो हम कतई उसे स्वीकार नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि जिस गुजरात ने गांधी जी जैसा शांति पुरुष, सरदार पटेल जैसा लौह पुरुष दिया है, उसी गुजरात ने अब मोदी जैसा विकास पुरुष दिया है। गुजरात ने हमें महात्मा गांधी दिया, हमें शांति पुरुष दिया। गुजरात ने हमें लौह पुरुष दिया, सरदार पटेल दिया, और इस बार गुजरात ने हमें विकास पुरुष दिया है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान एलजेपी सुप्रीमो रामविलास पासवान ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ भी की और कहा कि बार बार गुजरात दंगे की चर्चा करना ठीक नहीं। इस देश में भागलपुर में कम्युनल राइट्स हुआ, अभी क्या कहते हैं मुजफ्फरनगर में हुआ, लेकिन सब चीज को हम भूल रहे हैं। लेकिन गोधरा कांड, अरे रथ के चक्का को आगे बढ़ने दो ना। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राज्यसभा में चर्चा की शुरुआत सत्ता पक्ष की ओर से मुख्तार अब्बास नकवी ने की। उन्होंने शेरो शायरी के जरिए बताया कि मोदी सरकार किसी भी समुदाय से भेदभाव नहीं करेगी। तूफान क्या देखता है, तू हाकिम खुदा है तो इंसाफ की कर, तू हिंदू मुसलमान क्या देखता है। तो जब हम हाकिम बने हैं तो इंसाफ करेंगे, हिंदू और मुसलमान नहीं देखेंगे। हिमाचल के मंडी में ब्यास नदी में हुए हादसे पर हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान दिया है, कॉग्निजेंस लिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए 16 जून तक स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। साथ ही राहत और बचाव अभियान के संबंध में उठाए गए कदमों का भी ब्यौरा मांगा है। हिमाचल प्रदेश के सीएम वीरभद्र सिंह ने मंडी हादसे को लेकर मुआवजे का ऐलान किया है। उन्होंने हादसे में मारे गए छात्रों के परिजनों को 1.5 लाख रुपए देने की घोषणा की। लोकसभा और राज्यसभा में मंडी हादसे पर शोक जताया गया है। लोकसभा में स्पीकर सुमित्रा महाजन समेत सभी सांसदों ने खड़े होकर मौन रखा।
हिमाचल प्रदेश के मंडी में ब्यास नदी में छात्रों की तलाश जारी है। आज अब तक एक छात्र का शव बरामद हुआ। इस शव को मिलाकर अब तक कुल 5 शव बरामद किए जा चुके हैं। आईटीबीपी और एनडीआरएफ के जवान राहत और बचाव में जुटे हुए हैं। मंडी में हादसे के शिकार हुए छात्रों के शवों को सेना ने हेलीकॉप्टर से हैदराबाद लाया। 4 छात्रों के शव मंडी से हैदराबाद लाए गए, जहां छात्रों के शवों को उनके परिजनों को सौंप दिया गया। गंगा नदी को गंदा करने और उसमें थूकने वालों को सरकार जेल भेजने की तैयारी में है। सूत्रों से खबर है कि जल संसाधन मंत्रालय ऐसा कानून बनाने जा रहा है जिससे गंगा में गंदगी फैलाने वालों को जुर्माने से लेकर जेल तक की सजा हो सकती है। सूत्रों से खबर यह आ रही है कि गंगा नदी को प्रदूषित करने, उसमें कूड़ा डालने, यहां तक कि थूकने पर 3 दिनों की कैद और 10,000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। संसद भवन में बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को आखिरकार अपना कमरा वापस मिल गया है। कमरा नंबर 4 में फिर से उनका नेम प्लेट लगा दिया गया है। हालांकि तख्ती में उनके नाम के साथ एनडीए का कार्यकारी अध्यक्ष नहीं लिखा हुआ है। पिछले दिनों ही संसद भवन के कमरा नंबर 4 से आडवाणी के नाम की तख्ती हटा ली गई थी। ये कमरा एनडीए के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर लालकृष्ण आडवाणी को आवंटित था। हालांकि अब उन्हें फिर से कमरा मिल गया है। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। बैठक में मनोहर पर्रिकर ने अपने सूबे से जुड़े कई मुद्दे उठाए। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट को लेकर दिल्ली में अहम बैठक की है। बैठक में बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों के अधिकारियों से विचार विमर्श हुआ। एन्सेफेलाइटिस से हो रही मौतों पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक अहम बैठक की। बैठक में सांसद योगी आदित्यनाथ और अश्विनी चौबे मौजूद थे। गोरखपुर और मुजफ्फरनगर में एन्सेफेलाइटिस से कई बच्चों की मौत की खबर आई है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज 25 जून से 3 दिनों के बांग्लादेश दौरे पर जा रही हैं। इस दौरान वो बांग्लादेश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री से मुलाकात करेंगे। वाइब्रेंट गुजरात की तरफ मोदी सरकार राष्ट्रीय स्तर पर भी कार्यक्रम करने की तैयारी में है। सूत्रों से खबर है कि नवंबर के पहले हफ्ते में वाइब्रेंट इंडिया नाम से ग्लोबल समिट होगा, जिसमें कई देशों की नुमाइंदगी होगी। केंद्रीय मंत्री गोपीनाथ मुंडे की मौत के मामले में केंद्र सरकार सीबीआई जांच को तैयार हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने महाराष्ट्र बीजेपी के नेताओं को सीबीआई जांच का भरोसा दिया है और 3-4 दिन में इस बाबत आदेश भी जारी हो सकता है। दरअसल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस ने राजनाथ सिंह से मुलाकात की थी और सीबीआई जांच की मांग उठाई थी। 3 जून को दिल्ली में मुंडे की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। लोकसभा चुनाव में हुई करारी हार के बाद कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश की कार्यकारिणी को भंग कर दिया है। हालांकि निर्मल खत्री फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे। नई कार्यकारिणी पर बाद में फैसला होगा। समाज सेवी अन्ना हजारे आम आदमी पार्टी से अलग हुए लोगों के साथ मंथन करने वाले हैं। बैंगलोर में 13 से 15 जून तक टीम अन्ना के सदस्यों और आप पार्टी छोड़ चुके नेताओं के बीच अहम बैठक होने वाली है, जिसमें आगे की रणनीति बनाई जाएगी। बैंगलोर में होने वाली इस बैठक में अन्ना हजारे, उनके अहम सहयोगी जस्टिस संतोष हेगड़े भी मौजूद रहेंगे। साथ ही केजरीवाल का साथ छोड़ने वाले कैप्टन गोपीनाथ, अश्विनी उपाध्याय, मधु भादुड़ी भी बैठक में शरीक होंगी और आप पार्टी के विकल्प पर विचार करेंगे। आसाराम के पूर्व वैद्य और आसाराम यौन उत्पीड़न केस के अहम गवाह अमृत प्रजापति की मौत अहमदाबाद के हॉस्पिटल में हो गई। 23 मई को राजकोट में प्रजापति को गोली मारी गई थी और आरोप आसाराम के साधकों पर लगा था। 23 मई को राजकोट के पेडक रोड पर जब अमृत प्रजापति अपनी क्लिनिक में बैठे हुए थे, तभी मरीज बनकर आए लोगों ने उन पर गोलियां बरसा दी। अमृत प्रजापति ने ही दावा किया था कि उन्होंने आसाराम को कई बार लड़कियों के साथ आपत्तिजनक हालत में देखा था। मुंबई में कैंपाकोला कंपाउंड के कई लोग अभी भी फ्लैट नहीं छोड़ने पर अड़े हुए हैं। लोगों का कहना है कि बिल्डरों के लिए सजा होनी चाहिए, वो क्यों भुगते। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे कैंपाकोला सोसाइटी के लोगों के समर्थन में उतर आए हैं। सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर ने कैंपाकोला सोसाइटी के लिए आवाज उठाई। दिल्ली वालों के लिए खुशखबरी है। एक हफ्ते में बदरपुर से केंद्रीय सचिवालय से मंडी हाउस तक की मेट्रो लाइन शुरू हो जाएगी। बुधवार को मेट्रो रेल के सेफ्टी कमिश्नर इस लाइन का मुआयना करेंगे, जिसके बाद इस लाइन को हरी झंडी मिलेगी। आरबीआई ने बैंक में खाता खुलवाने की प्रक्रिया को अब आसान कर दिया है। इससे पहले बैंकों में खाता खुलवाने के लिए लोगों को स्थानीय और स्थायी दोनों जगह के ही आईडी प्रूफ दिखाने होते थे।
गुजरात के भरूच में एक आदिवासी महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम जिले में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आकर टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर, राज्य सड़क परिवहन निगम का दफ्तर, 2 होटल और कई दुकानें नष्ट हो गई। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में एक टूरिस्ट बस भागीरथी नदी में समा गई। हादसे में 13 रूसी पर्यटकों की मौत की खबर है। 13 रूसी नागरिकों का दल गंगोत्री से वापस लौट रहा था। गुजरात के सूरत में निर्माणाधीन पुल का हिस्सा गिरने से 5 लोगों की मौत की खबर है। तापी नदी पर केबल ब्रिज बनाया जा रहा था, तभी इसका एक हिस्सा धराशायी हो गया और इसकी चपेट में वहां काम कर रहे कई मजदूर आ गए। गुजरात के आणंद में अमूल डेयरी के प्लांट में किसानों ने जमकर बवाल किया। दूध की कम कीमत दिए जाने के विरोध में ये प्रदर्शन कर रहे थे। वाराणसी में जल जमाव से परेशान लोगों ने नगर निगम के एक कर्मचारी को बंधक बना लिया। यूपी के औरैया में बिजली किल्लत को लेकर व्यापारियों ने प्रदर्शन किया। कानपुर में बिजली की आंख मिचौली से परेशान लोगों ने अनोखा हवन किया है। हवन के दौरान किसी के हाथ में बल्ब था तो किसी के हाथ में पंखा। राजस्थान के हनुमानगढ़ इलाके में 2 युवक पानी की टंकी पर चढ़ गए। दोनों इस बात से नाराज थे कि पुलिस ने उन्हें गलत मामले में फंसाया है। दिल्ली के न्यू अशोकनगर मेट्रो स्टेशन के पास एक कार से पुलिस ने अवैध तरीके से ले जाई जा रही शराब बरामद की। मुंबई के मलाड में बदमाशों की फायरिंग से सनसनी फैल गई। यूपी के कन्नौज में शादी के जश्न में गोली चलने से एक बच्चे की मौत हो गई। हिमाचल प्रदेश के बद्दी इलाके में पुलिस ने सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। राजस्थान के उदयपुर में इलाज के दौरान एक तेंदुए की मौत हो गई।